नमस्कार दोस्तों। ये एनसीईआरटी की किताब है। एनसीईआरटी की कक्षा 10 की, ठीक है ना, ज्योग्राफी की है। इसमें अपना 5वां पार्ट चल रहा है। शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब ये यहाँ कुछ पढ़ दिया अपन ने, कुछ बाकी रह रहा है। इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। भूपट्टी। भूपट्टी क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत। और खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3 प्रतिशत भाग ही खनिज है। खनिज क्या है? इसके बाद में 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। देख, भूगोलविद, भूगोलवेत्ता, भूवैज्ञानिक। इसके बाद में इधर तो है नहीं कुछ। ऐस्क क्या है ना। खनिज प्राय निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं: आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें, अपसादी चट्टानों के। खनिजों का वर्गीकरण ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये खनिज है ना, जब धात्विक है, अधात्विक है, ऊर्जा है। धात्विक में है लोह धातु, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहेस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज कौन सा धातु है? धात्विक या अधात्विक? धात्विक लोहे। और होने को तो तांबा भी धात्विक है, लेकिन ये एलो है ना। सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम। अधात्विक अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, चूना पत्थर, संभ्रम तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है भाई। ये पढ़ दिया अपन ने। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप, प्लेसर निक्षेप। अब दे देगा वो। बताइए प्लेसर निक्षेप क्या है, के नाम से जाना जाए इसे। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा ग्रसित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम प्रमुख है। रेट होल क्या है? रेट होल। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहे, चूना पत्थर व डोलामाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रियाकलापों का अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। है भाई। इसके बाद में संचय, संचयन, रिजर्व, आर्थिक जीविता यानी कि वेबिलिटी। लोहे खनिज, लोहेस्क, आयरन और। सबसे बढ़िया कौन सा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद में है हेमेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एरिया, हेमेटाइट। हेमेटाइट सर्वाधिक लोहेस्क है, महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहेस्क है हेमेटाइट। इसके बाद में ये जो जहाँ से प्राप्त होता है वो है ये, है ना। चल यहाँ से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 97% कहाँ से प्राप्त होता है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। ओडिशा, झारखंड, पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहेस्क मयूरभंज व केदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुड़ी में हेमेटाइट का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बेटी। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बेटी। दुर्ग,
बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में वेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है। ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोएस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। ओडिशा की बात आ रही है ना। ओडिशा में उच्च कोटि का, ओडिशा में कौन सा किस्म का लोएस्क मिलता है? हेमेटाइट का लोएस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। कौन सी जगह से? मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़, मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज। ओडिशा झारखंड वाली बेटी है ना। जब ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोएस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निहित झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमोडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। वो क्या पूछेगा ये बताइए। ओडिशा से कौन सा किस्म का लोएस्क प्राप्त होता है? हेमेटाइट कौन सी जगह से प्राप्त होता है? मयूरभंज व केंदुझर जिलों में, ये केंदुझर भी जिला है, में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निहित झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमोडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। अवैध दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लोहे के विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। कौन सा मिलता है इसमें? महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में वेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट मिलता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। दुर्ग बस्तर। इसमें भी हेमेटाइट है ना, और इसमें भी हेमेटाइट है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलूर, तुमकुर पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लोहे की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित केंद्र मुख की खान 100% निर्यात इकाई है। कौन सी? कुद्रेमुख है, केंद्र मुख नहीं है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? पश्चिम घाट में, कर्नाटक में। 100% निर्यात इकाई है। वो दे सकता है, बताए निम्न में से कौन सी खान 100% निर्यात इकाई है? यहाँ पर केंद्र मुख खालिस्तान इकाई है। केंद्र मुख निक्षेप संसार में सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लोहे अयस्क कंदर्म यानी कि सैलरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहे उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया गया है। मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। महाराष्ट्र मरमागांव पत्तन से। अब है मैग्नीज। हाँ भाई, मैग्नीज को पढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे अपन। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। यह 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 100 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। दोबारा देख लें। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग
1000 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है 1 टन इस्पात बनाने में। अच्छा, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 100 किलोग्राम 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है ना। इस्पात बनता है मैग्नीज से। 1 टन में कितना होता है 100 किलो से आता है ना। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवाएं में पेंट बनाने में किया जाता है। वो क्या देगा, वो ऐसे देगा, बताइए किसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवाओं में पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज, लोएस्क, सल्फर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे ऑप्शन देगा वो। ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवाएं पेंट बनाने में मैग्नीज। महाराष्ट्र। मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत 18-19 जब सबसे ज़्यादा है भैया ये है कौन सा, MP है ना। MP है सबसे ज़्यादा। महाराष्ट्र 27% है। इसके बाद में उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अन्य। भारत में उड़ीसा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा मैग्नीज का। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। उड़ीसा। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवाएं में पेंट बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवाएं में पेंट बनाने में बताइए किस ISK का कीटनाशक दवाएं में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज है ना। ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवाएं में पेंट बनाने में किया जाता है। महाराष्ट्र। मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का प्रतिशत 18-19 महाराष्ट्र 27, मध्य प्रदेश 33, उड़ीसा 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 10, अन्य 2। मध्य प्रदेश है ना, जैसे कि ये भारत है अपना, ठीक है। तो महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये एरिया है, ठीक। मध्य प्रदेश 33 है, महाराष्ट्र 27 है, उड़ीसा 16 है, कर्नाटक 12 है, आंध्र प्रदेश 10 है, अन्य 2। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। 1/3। मैग्नीज दोबारा देख ले। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण अलग चीज़ है, विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ना, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में 33% है, महाराष्ट्र में 27, उड़ीसा में 16, कर्नाटक में 12। बताइए कर्नाटक में मैग्नीज का कितना % उत्पादन किया जाता है। 12। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, और उड़ीसा में 16% ही है, बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। 2001 में, ठीक। महत्वपूर्ण खनिज
ये कब का है? 2018 को 19 में। 2000 और 2001 में तो उड़ीसा था फर्स्ट नंबर पे। अब वर्तमान में है ना। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण खनिज ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको कतई घोट के पी जाओ। लोह अयस्क क्षेत्र है ना, लोह अयस्क क्षेत्र, लोह अयस्क खाने, लोह अयस्क निर्यातक पत्तन, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक। एक एक को देखते हैं। अभ्रक को लेते हैं पहले। अभ्रक स्टार। अभ्रक सिर्फ राजस्थान में अजमेर और ब्यावर है। ब्यावर है, अजमेर और ब्यावर नहीं नहीं, और भी है भाई, गया और हजारीबाग। और देख ले, है ना, अजमेर और ब्यावर में, और गया और हजारीबाग में, और थोड़ी और नेल्लोर में है। नेल्लोर, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है भाई। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। जब अजमेर, ब्यावर और गया और हजारीबाग, और एक है नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, गया बिहार में है ना, हजारीबाग झारखंड में है। इसके बाद में लेते हैं कौन सा है, बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट कोरापुट, कोरापुट, मेकाल, बिलासपुर, अमरकंटक, यानी कि यही है एरिया। अमरकंटक, बिलासपुर, मेकाल, अमरकंटक, बिलासपुर, मेकाल। मैग्नीज, 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 मैग्नीज है ना, मैग्नीज का नागपुर, बालाघाट, नागपुर, बालाघाट है ना। फिर कौन सा है, सुंदरगढ़ है ना, केंदुझर, यही है ज़्यादातर एरिया। मैग्नीज की बात है। और शिवमोग्ग, शिवमोग्ग, और इधर भी है महाराष्ट्र में। लोह अयस्क निर्यातक पत्तन, एक तो विशाखापट्टनम है ना, एक मार्मा गोवा, मार्मा गोवा महाराष्ट्र है ना, विशाखापट्टनम, और एक है पारादीप, पारादीप उड़ीसा। और ये तीन ही है ना, एक तो पारादीप है, एक विशाखापट्टनम है, एक मार्मा गोवा। बताइए, मार्मा गोवा प्रसिद्ध है, यहाँ पर विशाखापट्टनम जाना जाता है, निर्यात किया जाता है यहाँ से लोह अयस्क, हेमाटाइट। लोह अयस्क खाने, रेड वाला, चिकमंगलूर, तुमकुरू, चित्रदुर्ग, केंद्रमुख, केंद्रमुख ये एरिया भाई, केंद्रमुख, केंद्रे, केंद्रे, केंद्रे है, केंद्रे, केंद्रमुख नहीं, कुंद्रेमुख है, कुंद्रे, कु है, कु, कुंद्रेमुख है ना। जब कुंद्रेमुख, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, बल्लारी, वेलाडीला, चंद्रपुर। लोह अयस्क के खाने हैं रेड वाले है ना, गोवा, रत्नागिरी, दुर्ग, और गोवा, केंदुझर, मयूरभंज, मयूरभंज है भाई इधर, यानी कि एक तो गोवा है इधर पूर्वी साइड, गोवा है, केंदुझर है, मयूरभंज है, अच्छे के बाद में दुर्ग, चंद्रपुर, वेलाडीला, चंद्रपुर। ठीक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, और वेलाडीला भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन चंद्रपुर, 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 चंद्रपुर ये है भाई साहब महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में चंद्रपुर। और गोवा बिहार में है क्या, गोवा नहीं है, गोवा वो है झारखंड में, मयूरभंज और केंद्रमुख ये उड़ीसा में है, रत्नागिरी गोवा। अब है लोह अयस्क क्षेत्र, लोह अयस्क क्षेत्र, एक तो ये है, एक ये है, और ये ज़्यादा एरिया का है,
कौन सा, ये और ये, ठीक है ना, लोहे अयस्क क्षेत्र, लोहे अयस्क क्षेत्र। गया, हजारीबाग और मयूरभंज, केंदुझर, गोवा, सुंदरगढ़, बिलासपुर, अमरकंटक, कटनी, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, मेकाल, हेल, चंद्रपुर, बेलाडीला, कोरापुट, रत्नागिरी, गोवा, मारमागांव, मंगलूर और विशाखापट्टनम, पारादीप, चिकमंगलूर। जरा ध्यान से सोचें, वे बताएं। भारत में लोहे अयस्क, मैग्नीज, कोयला, लोहा इस्पात उद्योग में वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? स्पष्ट करें। एलोय खनिज। भारत में एलोय खनिजों की संचित राशि, एलोय का मतलब है लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, तांबा है इसमें। भारत में एलोय खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं। एलोय खनिज। भारत में एलोय खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना है, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबा, भारत में तांबा को लेते हैं ना, सब चीज़ को भूल के तांबा पढ़ते हैं। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घातवर्धक, मूल्यवान, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। बालाघाट ये एरिया भाई। मैग्नीज, ये बालाघाट खाना है ना। कितना प्रतिशत करती है? 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतरी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी, अब नहीं है क्या, प्रसिद्ध थी। मलंज खंड में तांबा खदान, सरकारी खदान है भाई, ये के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। जे के बाद में है तांबा का तो हो गया है 52%। बताइए तांबा प्राप्त होता है 52%। बालाघाट, एक तो है झारखंड का सिंहभूम जिला और एक बालाघाट है 52%। और खेतरी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद में बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घात वैधता, मेलेबिलिटी भाई, ये वो इंग्लिश वालों के लिए दे रखा है। वैसे अपन भी समझ सकते हैं, लेकिन घात वैधता अपन समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए ये सरल है, मेलेबिलिटी क्ले। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। एल्यूमिना क्ले किससे पर मिलते हैं? बॉक्साइट से ही प्राप्त किया। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है।
एक मिनट दोबारा से। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमीनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। एल्यूमिना क्ले बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपक रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। बॉक्साइट यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिना पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिना क्ले कैसे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से ही। बॉक्साइट निक्षेपक रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धता मल्यविटी भी पाई जाती है। बॉक्साइट उत्पादन राज्यों का प्रतिशत 18-19 ओडिशा 65% है, इकलाई। झारखंड 10% है, गुजरात 9% है, छत्तीसगढ़ 6%, महाराष्ट्र 6%, मध्य प्रदेश 30%, अन्य %, ओडिशा 65%। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से ही। बॉक्साइट निक्षेपक रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। बताइए बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्यूमिना क्ले और एल्यूमिनियम। बॉक्साइट खदान है। बॉक्साइट खदान भारत में बॉक्साइट के नीचे मुख्यतः अमरकंटक पठार, मेकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। 2018-19 यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। भारत में बॉक्साइट निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मेकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। कोरापुट जिले है ना, कोरापुट जिले में है पंचपतमाली। अब अगर उसने ये पूछ लिया बताइए पंचपतमाली से प्राप्त होता है बॉक्साइट, मैग्नीज, लोहास्क, बॉक्साइट। कोरापुट जिले में है। कोरापुट कहाँ है? ओडिशा में। कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। जरा ध्यान से सोचें, बताएं भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की कहानी चिन्हित करें। एल्यूमिनियम खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। आई बात समझ में? भोजन करता था तो आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। अधात्विक खनिज। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में, पत्रण मतलब
पतन क्रम में पाया जाता है। इसकी चादरों में विपाटन स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परत इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। काले, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक वो है जो जैसे कि अपन लाइट के जो तार जाते हैं ना, उनके बीच में वो जो लट्टा होता है ना, उस पर वो लगाते हैं चिड़िया काली काली सी, वो अभ्रक की बनी होती है। भूरे रंग का होता है ना। इसकी सर्वोच्च पैरावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपर्याय खनिजों में से एक है। शब्द देख, पैरावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण, उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपर्याय खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठार किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारी बागपेटी अग्रणी उत्पादक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, देख, इसकी सर्वोच्च पैरावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपर्याय खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठार किनारों पर पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नल्लौर अभ्रक पेटी विदेश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नल्लौर अभ्रक पेटी विदेश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। नल्लौर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में कहाँ है? अजमेर में। बिहार झारखंड में कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी, छोटा नागपुर पठार के। चट्टानी खनिज, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोहे प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। चूना पत्थर उत्पादन राज्यों का अंश। चूना पत्थर राजस्थान है 20%, मध्य प्रदेश 13%, आंध्र प्रदेश 13%, छत्तीसगढ़ 11%, कर्नाटक 9%, तेलंगाना 8%, गुजरात 7%, तमिलनाडु 6%, महाराष्ट्र 4%, अन्य 8%। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा? ये बताइए, अपसादी चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है आग्नेय शैलों में, यहाँ पर अपसादी शैलों में, यहाँ पर कायांतरित शैलों में अपसादी। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोहे प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। चूना पत्थर
मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। खनन को घातक उद्योग किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनन को घातक उद्योग यानी कि किलर इंडस्ट्री। खनन के जोखिम और खतरे। क्या आपने कभी खनिजों के द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन या खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं व सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि में मिट्टी का अपचय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषण। फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने यानी जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे की खत्ता लगाने से भूमि में मिट्टी खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि में मिट्टी का अपचय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। ओवर 50% कोल वेस्ट माइन से अनसेफ, सेफ्टी स्टैंडर्ड वेयर नॉट इन प्लेस। धन्यवाद। यूनियन कोल मिनिस्टर शिव सोरेन on Thursday as a nominated ex-secretary RS3 Lakh on the families of the mine tragedy victim. Soren said dependent of the victim will be provided employment by the Bharat coking coal from today. और 50% कोल बेल्ट माइंस अनसेफ। कोल यूनिट फंड RS 300 करोड़ इन डैमेज कोल फायर कैटास्ट्रोफेज जाहिरा टू बी शिफ्टेड। जरिया टू बी शिफ्टेड। जरिया टू बी शिफ्टेड। खनिजों का संरक्षण। हम खनिजों को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे निर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि SR तक अंश है। वही बात आ रही है खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे निर्मित विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि SR तक अंश है, अर्थात भूपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रक में लाखों वर्ष लगते हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भ प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्निर्माण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है।
समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधन को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए अन्य प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिष्ठानों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय है। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय है। जरा ध्यान से सोचें, बताएं। उन पदार्थों की सूची बनाएं जहाँ खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का मतलब है उसकी जगह दूसरी चीज़ को काम में लिया जाना का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऊर्जा संसाधन। एक बार पीछे देख लें। खनन को घातक उद्योग, अभ्रक। %20 राजस्थान है। चूना पत्थर। हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। मलंज खंड में तांबा खदान। बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश, उड़ीसा 65। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमीनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमीनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेप रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। बालाघाट, कटनी, अमरकंटक। जब देख ले है ना, लोह अयस्क क्षेत्र, ये तो लोह अयस्क क्षेत्र है ना, लोह अयस्क क्षेत्र है। और जो फिर लोह अयस्क खान है, रेड वाली, केंद्रीय मुख है ना, तुमकुरु, चित्रदुर्ग, वालाडीला, चंद्रपुर, केंदुझर, गोवा, मयूरभंज। लोह अयस्क निर्यातक पत्तन, मैंगलोर, मारमागोवा, विशाखापत्तनम, पारादीप। मैग्नीज, शिवमोग, नागपुर, बालाघाट, सुंदरगढ़। बॉक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश कितना है? महाराष्ट्र का 27 है, मध्य प्रदेश का 33 है। मैग्नीज मध्य प्रदेश का ज़्यादा है, 33। मध्य प्रदेश का 33 है, महाराष्ट्र का 27 है। उड़ीसा, झारखंड पेटी। आगे चलते हैं ना। चूना पत्थर है, चट्टानी खनिज। खनिजों का संरक्षण। अब है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी में, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योग मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत, गैर परंपरागत। साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत।
दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपयोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। कोयला किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयला का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। कोयले का ही प्रकार है पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक कोयला खनन का आंतरिक दृश्य। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयला का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमयुक्त होता है। दोबारा से देखते हैं ना। कोयला खदान का आंतरिक दृश्य। दोबारा देख लें। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई
और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। पीट कोयले का ही प्रकार है, एक आई समझ में, एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब किस्म का है पीट, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। कैसा? भूरा। यह मुलायम होने के साथ अधिक 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 नम युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं। तमिलनाडु के नेवेली मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। नेवेली नेवेली कहाँ मिलते हैं? लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु में, और जो भी तमिलनाडु में नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अत्यधिक ताप से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्य प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। वाणिज्य प्रयोग में ये वाणिज्यिक में है और ये विद्युत उत्पादन में। अब वो पूछ लेगा, बताइए निम्न में से कौन सा कोयला एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट विद्युत उत्पादन में किया जाता है? लिग्नाइट। और वाणिज्यिक प्रयोग में बिटुमिनस। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिन कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक तो है गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, गोंडवाना। और दूसरी है टर्शियरी निक्षेप, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष वर्ष के कुछ अधिक है, और दूसरी टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, आई बात समझ में? भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भीय युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक तो है गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले को धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा आदि नदियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। गोंडवाना कोयला कौन सा है? धातु शोधन। ये प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में पाया जाता है। बताइए टर्शियरी कोयला क्षेत्र किन क्षेत्रों में पाया जाता है? उत्तर पूर्वी राज्यों में। कौन कौन से हैं? मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है। यहाँ पर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड किस प्रकार का यानी कौन से काल का कोयला पाया जाता है? टर्शियरी कोयला। और ये गोंडवाना एक तो है गोंडवाना जिनकी आयु है 200 लाख, दूसरा है टर्शियरी जो 55 लाख। जब ये पहला वाला बता दिया गोंडवाना तो ये है
पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, जिनमें झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। टर्शियरी, यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार करता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत कोयला तो उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। इस कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों तो उनके निकट स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम, इससे पहले ये कोयला खदान का बाह्य दृश्य है भाई। कोयला खदान, कोयला क्षेत्र नवेली, नेवली है, नेवली। नेवली कहाँ है? तमिलनाडु में। नेवली प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्रों के लिए। सिंगरैनी, कोरबा, तलचर। सिंगरैनी अलग है, सिंगरौली अलग है। सिंगरैनी है ना, सिंगरैनी एरिया, सिंगरौली, बोकारो, झरिया, रानीगंज। जाके बाद में भाई साहब इधर है मोरन, मेकुम, डिगबोई, शिवसागर, जंजी, नजीरा, नाहरकटिया, डिगबोई। सोनीपत, साहिवाल, दिल्ली, बबराला, गुरुग्राम, आंवला, शाहजहाँपुर, ओरिया, जगदीशपुर, अंता, विजयपुर। सुन, ये वो लाइन है तेलवाड़ी, इसको बाद में देख लेंगे, पहले कोयले वाले देख लेना। हाँ, HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, कोयला खान, नेवली, सिगरैनी, फिर कोरबा, सिगरौली, बोकारो, झरिया, रानीगंज, तलचर, उड़ीसा। फिर मेकुम, मोरन, शिवसागर, जंजी, नजीरा, नाहरकटिया। डिगबोई और नाहरकटिया ये दो है इधर, यानी को तो एक भी है शायद मेकुम। तेल क्षेत्र, रेड तेल क्षेत्र है, बम्बई हाई बेसिन, हजीरा, गोलवाड़ा नहीं, चौकोटवाड़ा है तेल क्षेत्र। मुंबई बेसिन है ना। फिर अंकलेश्वर, कलोल, और इधर और है शिवसागर, ऊपर तले दे रखा है ना, शिवसागर, मोरन वगैरह वगैरह, नजीरा। खे तो इधर है मुंबई साइड और खे असम में, बस यही है तेल क्षेत्र तो। और कोयले वाले ही हैं पूर्वी तट पर, नेवली, सिगरौली, तलचर और ये वाला एरिया। आई समझ में? कोयला हो गया और तेल वाला हो गया मुंबई हाई और असम। मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस है भाई, प्राकृतिक गैस है ना। इधर मुंबई में भी है और इधर वडोदरा में भी है, राजस्थान में भी है प्राकृतिक सुरक्षित गैस। राजस्थान, गुजरात, मुंबई और इधर पूर्वी तट पे है। अब है HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। HBJ हजीरा से शुरू होती है ये, अंकलेश्वर, बड़ोदरा, कलोल, झाबुआ, विजयपुर, अंता, ओरिया है ना, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, आंवला, बबराला, साहिबाबाद, सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम। काफ़ी लंबी चौड़ी है यार। HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। हजीरा, बड़ोदरा, कलोल, झाबुआ, विजयपुर, अंता, ओरिया, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, आंवला,
घबराला, शाहिदाबाद, सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम। गेल इंडिया द्वारा एक राष्ट्र एक ग्रिड के अंतर्गत बिछाई गई क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में जानकारी एकत्र की। गेल इंडिया द्वारा एक राष्ट्र एक ग्रिड के अंतर्गत बिछाई गई क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में जानकारी एकत्रित करें। अब है पेट्रोलियम। ठीक, कितना हो रहा है पाठ? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडी बिंदु काम करती है। अब है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश टैप में पाई जाती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग तो बाद का है ना, पुराना वो गोडवाड़ा लैंड है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। दोबारा देख लें। पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा मुख्य साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। बलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप द्वारा होता है। तेल धारक परत भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अवनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। बलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में। बात तो तेरी सही है, लेकिन ये बलन क्या है, अपनति क्या है, गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। उद्वलन, उद्वलन तेल धारक परत, सरंध्र, चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिससे तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के पीछे भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। पेट्रोलियम सरंध्र और सरंध्र अगर देखी जाए ना तो देख शब्द देख, एक तो ये सरंध्र है और एक असरंध्र है। और तेल धारक परत सरंध्र, चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है। बलन, अपनति, गुंबदों अलग अलग शब्द है।
भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उत्पत्ति टर्शियरी युग की शेल संरचनाओं के अपनति व भ्रष्ट टैप में पाई जाती है। बलन, अपनति और गुंबद वाले प्रदेशों में वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्षक में तेल टैप हुआ होता है। तेल धारक परत सैरंध्र चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है जिसमें तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असैरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश टैप भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। बताइए पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच। सरंध्र, सरंध्र, असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश टैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। खनिज तेल के ऊपर। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात, असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित हैं। अलंकेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। बताइए अलंकेश्वर प्रसिद्ध है तेल क्षेत्र के लिए। अलंकेश्वर कहाँ है? गुजरात में। मुंबई, हाई, गुजरात, असम ये तो जानते हैं अपन। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया, मोहर, हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक है। ये तो पता है ना, डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस। ये शायद है ना, ये जेसीबी को उतारने ले जाने का ही काम करती है। बड़ी बड़ी मशीन है। तेल धारक परत कौन सी है? सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है। ठीक है ना। मुंबई, हाई, गुजरात, असम। इसके बाद में अलंकेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। पुराना। अब है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली के क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक व पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। दोबारा देख लें। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। यानी कि अलग हो जाती है। ये मुक्त की जगह अलग ही वर्ड का प्रयोग कर देते। अलग अलग शब्द का अलग अलग महत्व है। सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण COD नेटवर्क के विस्तार के साथ
गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण। सीओडी नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन सीएनजी और घरों में खाना पकाने के ईंधन पीएनजी के रूप में उभर रहा है। घरों में खाना पकाने के ईंधन पीएनजी, पीएनजी अलग है, आई बात समझ में, पीएनजी। और नेटवर्क विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन। जब सुन मेरी बात, वो ऑप्शन में क्या देगा, वो ये देगा घरों में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है, सीएनजी या फिर पीएनजी। जब सीएनजी तो परिवहन है भाई साहब, ध्यान रखना है ना, याद भी है वैसे। और पीएनजी का पता नहीं था, बस पीएनजी। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य समृद्ध क्षेत्र पश्चिम तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। भारत ऊर्जा संयंत्र, यह है भाई साहब आणविक और तापीय। क्या है ये, ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का, ये पार्ट ही इम्पोर्टेंट है। आणविक और तापीय, तो पहले क्या देख लेते हैं, आणविक देख लेते हैं। कल्पक्कम तमिलनाडु, केगा कैसे कर्नाटक, फिर तारापुर महाराष्ट्र, फिर काकरापार गुजरात, और रावतभाटा राजस्थान, नरोरा यूपी है, नरोरा बस यही है, हैं 1 2 3 4 5 6 ही है बस आणविक। पूर्वी साइड नहीं है भाई, है ना। नरोरा, रावतभाटा और काकरापारा, तारापुर, केगा, कल्पक्कम। तापीय, जब तापीय है तूतीकोरिन, नेवली पहले भी नाम आ चुका है। नेवली किसके लिए प्रसिद्ध है, नेवली कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, पर लोहे इसके, यही तो बात है, भूल गए, कंफर्म नहीं है। नेवली देख लेंगे, है ना। इंदौर, विजयवाड़ा, कोट्टागुंडम, रामागुंडम, पर्ली, उरण, ट्राम्बे, नासिक, भूसावल, सतपुड़ा, उकई, वाना कवाड़ी, अहमदाबाद, ध्रुवन, साबरमती, गांधीनगर, अमरकट्टम, केरीवा, तलचर, चंद्रपुरा, कोलकाता, संतालडीह, दुर्गापुर, रिहंद, बरौनी, सिंगरौली, परिचा, पनकी, अर्धुआंगज, फरीदाबाद, दिल्ली, बोईगाम, नामरूप, दुर्गापुर, संतालडीह, कोलकाता, चंद्रपुरा, तलचर। यार ये ताप ये यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन, ये आणविक में से ही आएगा। कल्पक्कम, केगा, तारापुर, रावतभाटा, नरोरा। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गेल द्वारा 1700 किलोमीटर लंबी है भाई। क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइनें मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों में से जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है। 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक। सत्रह सौ किलोमीटर से बढ़कर
18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना है। दोबारा देख ले भाई। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर शॉर्ट में बोलते हैं HBJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। विद्युत आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक तो प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन जलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है ना। जल विद्युत कैसे बनती है? प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर। दूसरा है अन्य ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। अच्छा, प्रवाही जल को हाइड्रो टरबाइन चलाकर। कुछ नदी घाटी परियोजनाओं में नाम बताया तथा इन नदियों पर बने बांधों के नाम लिखिए। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है जैसे कि भांगड़ा नागल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। भाखड़ा नांगल है ना, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, एक तो भाखड़ा नांगल परियोजनाएं, दामोदर घाटी परियोजनाएं और कोपली हाइडल परियोजनाएं। क्वेश्चन देगा वो बताइए निम्नलिखित में कौन सी परियोजना से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपन? भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, कोपली हाइडल। कोपली ये कहाँ है भाई? ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैवीय ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की भी बहुत ज़रूरत है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे नवीकरणीय एक तो सौर है, पवन है, ज्वारी है ना। इसके बाद में जैविक ऊर्जा भी है, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीवाधार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, एक मिनट, इसमें कोई दिक्कत? ये नवीकरणीय योग्य है। कौन कौन है नवीकरणीय योग्य? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा।
परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। अब ऐसा परिवर्तन किया जाता है जो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेती भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। दोबारा से देख लें। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? एक तो यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान की का प्रयोग परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। बताइए किन का प्रयोग परमाणु तथा आणविक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान। केरल में मिलने वाले मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। बताइए मोनोजाइट रेत से किसकी प्राप्ति होती है? थोरियम की। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थिति दिखाएं तथा उनके राज्यों के नाम ज्ञात करें जिनमें ये अवस्थित हैं। सौर ऊर्जा। पहले इसको देख, है ना, सौर ऊर्जा है ना। बताइए कहाँ से कौन सी परियोजना से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है? यहाँ पर निम्न में कौन सी परियोजना से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है? भाखड़ा नांगल है, दामोदर घाटी है और कोपली का पता नहीं है भाई। इसके बाद में HVJ अजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर 1700 किलोमीटर है भाई, बढ़कर हो गया 18,500। जल्दी 34,000 किलोमीटर अधिक तक पहुंचने की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी है? पवन है, सौर है, ज्वारी है, जैविक है, अवशिष्ट पदार्थ है। तूतीकोरिन, नेवली, कल्पक्कम है, एक तो केगा है, तारापुर है, काकरापार है, रावतबाटा है, नरोरा है। पेट्रोलियम, PNG और CNG, CNG, PNG को काम में लेते हैं अपना खाने बनाने में। अंता, हजारीबाग, ठीक। कहाँ थे अपन? इस पे थे, सौर ऊर्जा।
भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा। कौन सी प्रौद्योगिकी के द्वारा? फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में प्रस्तापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। सौर ऊर्जा कैसे काम करती है? फोटोवोल्टाइक। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण को योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। 15 CHT दुग्ध उत्पादन समिति लूणकरणसर। सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण। लूणकरणसर। क्रियाकलाप। भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। अब है पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। विशाल पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नागरकोइल और जैसलमेर। बताइए, नागरकोइल और जैसलमेर जाने जाते हैं। पवन चक्की नागरकोइल। नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। विशालतम पेटी तमिलनाडु में और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। पशुओं के गोबर का प्रयोग यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपला तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। बढ़ाता है और उपला तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। बायोगैस संयंत्र है। बायोगैस संयंत्र इसको देखेंगे ना कि बायोगैस से लाइट कैसे बनती है। बायोगैस संयंत्र। अब है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बने जाते हैं। उच्च ज्वार में सक्रिय खाड़ीनुमा प्रवेश द्वारा
द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर 1 मिनट। ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में ऐसे सक्रिय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भरा जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरह बढ़ाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर, गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर, गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। दोबारा देख लें। ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सक्रिय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है। इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर, गुजरात में और पश्चिम बंगाल सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर, गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं अवस्थित है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वैसे इनके बारे में छठी, सातवीं, आठवीं की किताबों भी है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है, यानी कि गर्म होती जाती है। जो जितने गहरे जाएंगे जो गर्म होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उतली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। छठी, सातवीं, आठवीं ज्योग्राफी उनमें बढ़िया दे रखा है। चित्र, फोटो भी है, चित्र भी है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं, ठीक है ना, कुएँ बोल सकते हैं अपन। गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित तथा दूसरी लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित है। कौन सी है? एक तो है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट अन्य पार्वती घाटी में स्थित है। और एक है लद्दाख में पूंगा घाटी में, मणिकर्ण की पार्वती घाटी में, दूसरी लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ठीक है भाई, संरक्षण पढ़ते हैं अब, है ना। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति
के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ता प्रयोग सतत पोषण ऊर्जा के दो आधार है। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। अल्पतम है भाई। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। यार 10वीं की किताब है और इसमें से भारी भरकम शब्दों का देना गलत है। उपागम उदाहरणार्थ एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपनी छोटा योगदान दे सकते हैं। गैर पारंपरिक आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करेंगे बाद में। हाँ, ज़्यादा नहीं है, चल कर ही लेते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला। सोना और जस्ता तो ये नहीं है, कोयला ही है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा लोहा इसका होना चाहिए यार। कोडरमा 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 कहाँ है ये? दे दिया ना नाम। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी, आग्नेय, कायांतरित। आग्नेय तो है नहीं है। निक्षेपण और संचयन होता है। चल क्या कर दिया। तलछटी चट्टानें तो नहीं है। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये तो यो है, यूरेनियम। ये तो केरल में पाई जाती है मोनोजाइट रेत। यूरेनियम और थोरियम। जब यूरेनियम कचरा आ गया घड़ा में। निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों से अधिक न दें। लोहे और अलोहे खनिज क्या है? परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन खनिज क्या है? आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? नीचे दी गई वर्ग फैली में उपयुक्त खनिजों के नाम भरें। एक लोहे खनिज, सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल, चुंबकीय गुणों वाला सर्वश्रेष्ठ लोहा, मैग्नेटाइट। उत्कृष्ट कोटि का कठोर कोयला, एंथ्रासाइट। इस अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से।
इन खनिज के लिए खेतरी खदान प्रसिद्ध है। तांबा वाष्पीकरण से निर्मित है। खेतरी प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। प्लेसर वेलाडीला 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 छत्तीसगढ़ में है। की जनवल वयस्क विद्युत उद्योग में अपरिहार्य। उत्तर पूर्वी भारत में मिलने वाले कोयले की भूगर्भिक आयु भूगर्भिक आयु भूगर्भिक आयु क्या बतावें? 55 बतावें या फिर 200 बतावें? पता नहीं यार, यही तो बात है। सिरा तथा सिरा निक्षेपों में निर्मित। ठीक है, तो भाई ये पाठ था, ये पढ़ दिया अपन ने, है ना। कुछ याद हुआ है, कुछ याद नहीं हुआ, दोबारा से देख लेते हैं। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। चश्मे चश्मे कुआं को ही बोलते हैं, गैस के कुएं। भूतापी ऊर्जा। ज्वारीय तरंग कहाँ उत्पन्न की जाती है? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र की गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं अवस्थित है। बायोगैस संयंत्र। गोबर गैस प्लांट। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा। परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। सीएनजी और पीएनजी। सीओडी प्राकृतिक गैस। कोयला खदान का बाह्य दृश्य। कोयला खदान का आंतरिक दृश्य। गेल इंडिया द्वारा एक राष्ट्र एक ग्रेड। भारत में बम्बई आई गुजरात असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर, ठीक है ना। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तेल में है डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन। फिर एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। जब ये एरिया है ना 200 और 55 लाख, जब अपने कहाँ हैं पश्चिम बंगाल, यानी गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है। दूसरा टर्शियर निक्षेप जो लगभग गोडावन कोयला है भाई 200 लाख वर्ष। असम बाढ़ है ना दामोदर घाटी, वही है। हाँ गोडावन वाला 200 साल। सिंगरौली परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा संसाधन कोयला। खनिजों का संरक्षण। चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश। मध्य प्रदेश 13, आंध्र प्रदेश 13, छत्तीसगढ़ 11, राजस्थान 20। चूना पत्थर
मलज खंड में तांबा खदान, बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले बॉक्साइट। ये क्वेश्चन आ चुका है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है एल्यूमिनियम क्ले। और बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों के से समृद्ध व्यापक घनत्व वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का। उड़ीसा बॉक्साइट में 65% है। बल्लारी, नेल्लोर, तंजौर, चिकमंगलूर। मैग्नीज उत्पादन राज्यों का अंश, जब मध्य प्रदेश ज़्यादा है, महाराष्ट्र 27, उड़ीसा 16। निम्नलिखित को मैग्नीज के उत्पादन के हिसाब से आरोही अवरोही क्रम में लिखी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोएस्क, रेट होल खनन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।